बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से टी10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाना है, आपकी बर्थडे भी स्पेशल बनानी है, लेकिन इसके साथ साथ हम ख़बरों की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी कल के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से पेशावर में जो वाक़ा पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है। अल्लाह अल्लाह करके हम ये कह सकते थे कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो चुका है। एक बार फिर से ये लहर बिलाशुबा सबको अफसरदा कर रही है और मेरे ख्याल से अब हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट होने की ज़रूरत है। आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल हम आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर क्या है? नए लॉ ऑफिसर तैनाती की तौसीक। पुराने लॉ ऑफिसर की किसी केस में हुकूमती नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे पंजाब काबीना। निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। परवेज़ इलाही दौर के 128 अरब के ठेकों का रिकॉर्ड तलब। DHQ अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीनें ठेके पर चलाने का फैसला। मरीजों को 2500 रुपये फी स्कैन अदा करने होंगे। और LPG की सरकारी कीमत 203 जबकि 300 रुपये में फरोख्त। माफिया को लगाम डालना मुश्किल हो गया। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, इमरान यूनुस और राउदिल शाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह का शुक्र। आपका हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा? हाँ, कुछ ठीक नहीं है और काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, तो कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो किसी और को मौका देना। ये अल्लाह ताला की तरफ से मौके मिलते हैं। जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इंसान के बस की ये बात होती तो पता नहीं फिर कौन कौन यहाँ पे मौजूद होता। खैर, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। इमरान भाई, कल के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से पेशावर में जो वाक़या पेश है। जी बिल्कुल, देखें बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कीमती जानें जो हैं वो उसमें ज़ाया हुई हैं, लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और कुछ लोग अभी भी मलबे तले जो हैं वो दबे हुए हैं। एक अरसे बाद ये दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो देखने में सामने आई है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ है जो लाजमी मैं डिस्कस करना चाह रहा था, सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स जो हैं वो भी मैं सर्च कर रहा था, थोड़ा टाइम मिला उन्हें देखने का। तो मुख्तलिफ़ आरा जो है ना वो मुझे नज़र आ रही थी कि पहले इनिशली ये कहा गया था कि ये TTP जो है उसकी जानिब से ये किया गया है, लेकिन अगर TTP के हवाले से देखें तो उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और उन्होंने कहा है कि हम मसाजिद में और इबादत गाहों में और स्कूलों में ऐसा कोई हमला जो है वो नहीं करेंगे और ना करते हैं। ये उनका पैगाम जो है वो देखने में सामने आया। बहरहाल इस सूरत हाल को देखना होगा और इब्तदाई जो सूरत हाल जो है वो इस वाक़े की सामने आई है वो ये थी कि एक ही गेट था और ये दहशतगर्द जो है ये वहाँ पर कैसे आ गया और इम्कानात जो हैं वो ये भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि 2 दिन कबल जो है ये शख्स वहाँ पर मौजूद था और सारी रैकी करने के बाद उसने ये ब्लास्ट जो है वो किया। यानी सिक्योरिटी पे भी सवालिया निशान है। राव साहब, आई थिंक कि हम काफ़ी गैप आ गया तो भूल गए कि अब हमें सिक्योरिटी कैसे रिवाइज करनी है। अच्छा, ये इसको मैंने भी बड़ा डिटेल कल जब ये वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या, और कल सुबह से ही पेशावर लहू लहू था। उससे एक दिन पहले एक कोहाट में एक इंसिडेंट हुआ, बच्चों की कश्ती उलट गई जिसमें 25 से ज़ायद बच्चे जान की बाजी हार गए। उसी रोज़ एक वाक़या लसबेला के करीब बेला के इलाके में पेश आया जिसमें एक बस पूरी झुलस गई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि चलें, कश्ती को तो आप हादसे से जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बस का वाक़या था वो भी मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी का ही कोई शाखसाना जो है वो हो सकता है, क्योंकि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें बतदरीज इजाफ़ा होता चला आ रहा है। उसकी जो बुनियादी वजह वो ये है कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसको हमने सियासत की नज़र कर दिया। वफाक पर सूबे इल्ज़ामात लगाते रहे और वफाक सूबों की जो गलतियाँ कोताहियाँ थी उन पर बात करता रहा। तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर नहीं समझेंगे ये लोग तो मुझे लगता है कि शायद ये किसी और 16 अगस्त के चक्कर में है। हमें अब इन चीज़ों से बाहर निकलना है। नेशनल एक्शन प्लान पर जब तक हम 100% अमल दरामद नहीं करते और ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली जो बात हम करते हैं
मेरे अच्छा, ख्याल से देखिए, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही। हालांकि अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कि मैं बातचीत का हामी हूँ। ठीक है, बातचीत हो, लेकिन बातचीत में अब साथ साथ ये कार्रवाइयाँ चलें इस तरह की, तो फिर राव मेरा साहब, ख्याल आप है ये भी देखें ना, कि इसमें बैरूनी ताकतें या बैरूनी दहशतगर्दों कुव्वतें जो से हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। बिला अब देखिए, कल क्योंकि मस्जिद में ब्लास्ट और फिर कहना ये कि हम जहाद कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का जहाद है। जबकि KPK में ही जो मुख्तलिफ मुफ्तियान की जानिब से फतवे आ चुके हैं कि पुलिस और शहरियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो बिल्कुल भी वो जहाद से उसको नहीं जोड़ा जा सकता। फतवे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आ रही हैं। नेशनल एक्शन प्लान आपके सामने है, बिल्कुल। और अल्लाह इससे ताला पहले बस कि शौदा के दर्जात मजीद बुलंद इससे करे। पहले कि मजीद ताख़ीर हो, दोबारा से नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़े। अब हमारे पास वक्त नहीं है अब 2018 में इंतज़ार का। 2013 में हमारे पास दहशतगर्दी और एनर्जी क्राइसिस के दो बड़े इश्यूज थे। आज हम 10 साल बाद भी दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, और बस इससे दुआ है जी, आगे अल्लाह ताला रहम लेकिन फरमाए। देखिए, बढ़ कल सकते हैं। निगरान वज़ीर आला जो बिल्कुल। हैं उन्होंने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है। एक तरफ तो उन्होंने दुख का इजहार किया और उसके साथ साथ उन्होंने सूबे की सिक्योरिटी जो है वो भी सख्त करने के अहकाम दिए हैं। स्पेशली जो हमेशा एक पॉइंट जो है वो हम रेज़ करते थे कि शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी कल चेकिंग सीएम जो है साहब वो ने सख्त खुसूसी करने की हिदायत ज़रूरत है। जारी की हैं कि तो दाखिली निगरान खारजी- वज़ीर आला साहब ने जो कल हिदायत जारी की है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है कि सूबे के जो या शहरों के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर सिक्योरिटी जो है वो सख्त की जाए। और मेरे ख्याल से ये वक्त की अहम ज़रूरत है। खैर, कल पंजाब काबीना के इजलास की बात कर लेते हैं, जिसमें सानिया पेशावर के शौदा के लिए जहां फातह खानी की गई, वहीं पे ये अहकाम भी निगरान वज़ीर आला साहब की जानिब से जारी किए गए कि शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त की जाए। साथ ही साथ नए लॉ अफसरान की तैनाती की तौसीक, पुराने लॉ अफसरान किसी केस में हुकूमती नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे, ये अहकाम भी जारी किए गए। राव साहब, देखिए, ये कोई 97 का फिगर था जो कि सफारशी भर्तियां थीं और सियासी भर्तियां इनको कहा जाता है। हर दौर में ये होती हैं, और जो ही हुकूमत ख़त्म होती है तो नई हुकूमत उनको घर भेज देती है। तो मेरे ख्याल से इसमें अब चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में ये केस गया था, और उसी के तनाजुर में अब जो निगरान काबीना है वो एक नतीजे पर पहुंची है कि चलें, अगर इनकी नौकरी जो है वो नहीं जाती तो फिर ये हुकूमती नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे, और फ़िलहाल ये लेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो सियासी भर्तियां हैं उनके हवाले से आपको दो टोक फैसला होना चाहिए। जिस तरह से कल आपने जो डी नोटिफाई किए हैं कोई 71 या 72 वो जो मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में चेयरमैन थे, मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनको जिस तरह से फारिग किया गया, इस तरह ये सारा बोझ ही है सूबे पे। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे पास जो वसाइल हैं वो नहीं है, ख़जाना खाली है, दूसरी जानिब हम मनपसंद भर्तियों पे इस तरह की, तो ये 97 तो कहीं इससे कहीं ज़्यादा और भी सियासी भर्तियां हैं जो धीरे धीरे मेरे ख्याल से, जिस तरह से जो हाउसिंग फाउंडेशन थी उसमें भर्तियों के हवाले से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी नोटिस लिया और उस पर जो सियासी भर्तियों को ख़त्म किया गया। तो इनको पिन पॉइंट करें, और ये बहुत ज़्यादा बोझ है। और उसके बाद फिर सिर्फ ये तनख्वाह पर ही नहीं रहते, ये साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, और दफातर में इनकी हाज़िरी भी नहीं होती लॉ ऑफिसर्स की। अब बहरहाल कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने अगर रिलीफ दिया है तो उस पर हम क्या इससे ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं कि उस पर कोर्ट के फैसले की रोशनी में या कोर्ट की गाइडलाइन की रोशनी में ही आगे सूबाई काबीना ने इस तरह का फैसला किया कि अब ये हुकूमती नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। ऑब्वियसली निगरान हुकूमत को इस तरह से वो चाहिए भी नहीं होती, जिस तरह से ये इतनी बड़ी एक फ़ौज 10 ज़फ़र मौज है, 97 है, और ये कहीं ज़्यादा है तादाद। वैसे ये तो वो है जो हाईलाइट हो गए होंगे, तादाद इससे कहीं ज़्यादा। हर डिपार्टमेंट में इनके जो आमिर राना साहब थे, उनका जो मुआवन ख़ुसूसी थे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, तो हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किया है। तो मेरे ख्याल से बोझ को कम करने की ज़रूरत है, और इनको भी वॉलंटियरली यानी हम चाहिए। कह सकते हैं ऐसा इकदाम उठाया गया है। खैर, ब्यूरोक्रेसी में भी उखाड़ पिछाड़ हुई है। 32 सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया है। अहमद रजा सरवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं। कैसे देखते हैं ये तैनातियाँ इमरान खान? देखिए जी, आप सेक्रेटरियों की बात कर लें, लॉ ऑफिसर्स की बात कर लें, या जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उनके चेयरमैन के हवाले से बात कर लें, पंजाब की जो कारकर्दगी रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
जो सूरत हाल पंजाब में रही है, जो इदारे काम करते रहे हैं या जो भी मामलात रहे हैं, वो सब के सामने हैं। और पंजाब का, माजरत के साथ, पंजाब का मज़ीद बेड़ा गर्क जो है वो ही हुआ है। जिस तरह राव साहब ने कहा है कि जी इतनी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती। अगर लॉ ऑफिसर के हवाले से बात करें, नो डाउट इसका बुनियादी किरदार होता है, लेकिन अगर आप लॉ ऑफिसर एक रखें ही ऐसा, गवर्नमेंट एक कोई जी बिल्कुल, एक लॉ ऑफिसर आप रखें ही ऐसा जो तमाम तर मामलात को हैंडल कर ले। अब एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जो वज़ीर आला साहब हैं, निगरान वज़ीर आला साहब, ऑब्वियसली ये एक मीडिया हाउस जो है वो चला रहे हैं और सात तकरीबन इनके मीडिया हाउसेस हैं जिनको चला रहे हैं, और तमाम मीडिया हाउसेस का सिर्फ एक ही लॉ ऑफिसर जो है वो मौजूद है, जो ना सिर्फ कंपनी के मामला देखता है बल्कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो हज़ारों में हैं, उन तमाम के मामला जो है वो भी एक बंदा जो है वो हैंडल करता है। तो इस चीज़ की मिसाल जो है मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी आपने फौज रखी हुई है तो ये नवाजने वाली बात है, नवाजने वाली बात है ना। केसेस ऐसे होते हैं जिनको देखने की जरूरत है। बिल्कुल। अब अदालत ने जो है वो ऑब्वियसली कहा कि इनको ओहदे से नहीं हटाना। जैसे मैंने कहा कि इनका अहम किरदार अदा होता है, ये हुकूमत को गिरा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं अदालत में। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि जो पुराने लॉ ऑफिसर है उनको निकाला नहीं गया। चले, रिजक उनका जो है वो बहाल रखा है, वटएवर वो सिफारशी भर्तियां हैं या मेरिट पर आए, हम ये बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन उनको ठीक है, वो मौजूद है तो मौजूद रहें। देखी जाएगी जब निगरान हुकूमत जो है वो ख़त्म होगी, फिर इनका क्या करना है आने वाली हुकूमत जो है वो देखेगी। लेकिन जो निगरान हुकूमत ने नए लॉ ऑफिसर जो है वो रखे हैं, वो अब हुकूमत को जो है वो कोर्ट में सारे मामला जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। दूसरी तरफ सेक्रेटरीज़ के हवाले से बात की जाए तो मैं नाम देख रहा था जिन जिन सेक्रेटरीज़ को लगाया गया, तो चुन के वो बंदे लगाए गए हैं जो माजी में बेहतरीन काम करते रहे, बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाते रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो साबका हुकूमत थी उसने जो है ऑब्वियसली कहा तो ये था कि हम जी एक ऐसी टीम लेकर आएंगे जो मईशत को बेहतर कर देगी, जो रैपिड मंसूबे जो है वो चलाएगी, ऐसे काम करेगी, वैसे काम करेगी। लेकिन हुआ क्या, वो सबके सामने है। कहीं उन्होंने पुराने मंसूबों को अपना नाम देकर वही कंटिन्यू किया, जिन मंसूबों को बुरा कहते थे उन्हीं को ही जारी रखा, और दूसरी तरफ कोई भी बेहतरीन काम जो है वो नज़र नहीं आया। आप एनर्जी क्राइसिस देख लें, मईशत को देख लें, बस कहते थे, जंगला ट्रेन कहते थे, उन्हीं पे अरबों रुपए के इश्तहारात दिए हैं, लगाए हैं, सारा कुछ किया, इस पे सफर करें। लेकिन अच्छी चीज हमारे जो महकमे है ना उनमें पोटेंशियल है, ये काम कर सकते हैं। हमारे काम करवाने वाला जो है ना वो लेना चाहिए। आपके पास अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। 47 डीएसपी के तबादले भी किए गए हैं। सुहेल सुखेरा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन तैनात किए गए हैं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, और फिर जिस तरह से हम माजी में डिस्कस कर चुके हैं कि पुलिस का सियासी होना, ना सिर्फ आपके शहर में कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नज़र नहीं आती थी, और फिर लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। राव साहब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी जिम्मेदारी होती है निगरान हुकूमत की। ख़ास तौर पर जो सबसे पहली जिम्मेदारी आती है वो कि निगरान हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हर हाल में सस्टेन करना है और उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। दूसरी, इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी, और इलेक्शन भी लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा है। आपको पता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है तो तभी पुरअमन तौर पर इलेक्शन का इनेकाद भी हो सकता है। तो बहरहाल इलेक्शन तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको याद होगा कि डोगर साहब के दौर में रोज़ाना खबर आ रही थी कि इतने डाके, इतने अरबों के डाके शहर में पड़ रहे हैं। और मजाल है डोगर साहब की खबर ना भी आए, हमारे इर्द-गिर्द यही हालात थे, हमारे अपने इलाकों में ये हालात थे। और ज़हूर रोड की जो यात्रा थी वो ही खत्म नहीं होती थी, और वो सिक्योरिटी गार्ड का वो बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड बने हुए थे, तो वहां पर तैनात थी। बुनियादी तौर पर वो सिक्योरिटी गार्ड बने हुए थे ज़हूर रोड के और ज़मान पार्क के। अब चूंकि एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर को ये जिम्मेदारी मिली है CCPO की, और निस्बतन बेहतर है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइम हर जगह पे होता है और इसको ये जीरो हो नहीं सकता इसको, लेकिन इसको कम जरूर किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है। आप जो अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर्स हैं उनको फील्ड में जब आप लगाएंगे तो उसके नताइज मुस्बत आएंगे और क्राइम की रेशो को कम ही किया जा सकता है। ख़त्म नहीं हो, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो लिहाजा जो कॉन्सेंट्रेशन है जो केयर टेकर गवर्नमेंट की भी और इसमें पुलिस की भी, वो यही है कि फील्ड में ऐसी लोग लगें जिनसे कम अज़ कम जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको बहाल रखा जा सके।
आए रोज़ हम देखते हैं कि वारदातों में किस कदर इजाफा हुआ है और उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलना होगा। एग्जैक्टली जो माजी में हमने देखा है कि जो बेहतरीन तरीका रहा है उसी पर आपको उसी पैटर्न पे आपको चलना है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल होगी। अदरवाइज़ फिर हम यही मिसालें देते रह जाएंगे कि माजी में इस तरह था और अब इस तरह। लेकिन बहरहाल अब चूँकि फील्ड में और हम दुआ गो भी हैं कि ये जो 47 नई तब्दीलियां हो रही हैं ये खुश आइंद हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे सूबे के, हमारे शहर के हालात अभी आपको एक और रेला जो नजर आएगा वो SHOs के लेवल पे। मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। मैं इसको अपनी बात को इस पर कंक्लूड करूंगा कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, एक SHO के इल्म में तमाम वो जराइम पेशा अफराद जो उसके इलाके के हैं उसकी फहरिस्त उसकी ड्रायर में पड़ी होती है, हर वक्त हमा वक्त उसकी बल्कि पॉकेट में होती है। और अगर SHO चाहे तो ना तो 10 बजे के बाद दुकान खुल सकती है उसके इलाके में अगर SHO चाहे, और ना ही कोई कैबा खाना चल सकता है, ना ही कोई जुआ खाना चल सकता है, ना ही मनशियात फरोश दुनदनाते फिरते हैं, और ना ही कत्लो गारत जैसी और डकैतियों की और राजधानी की वारदातें वो होती हैं। मैं बिल्कुल इस पर कन्विंस हूँ कि अगर SHO अगर कोई काम करने की विल रखे, SHO लेवल पे आपको अच्छी शोहरत के हामिल जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको तैनात करें। और इसके साथ साथ तजवीज़ ये भी है कि जिस तरह से एक पॉलिसी बनाई गई थी कि 2 SHOs लगा दें ताकि उनको एक को आराम का मौका भी मिल जाए, तो इस तरह आप इनके ड्यूटी आज भी कम करें पुलिस एहलकारों के, ताकि उनको भी कुछ सुख का सांस मिले। या तो वो कोर्ट में होते हैं या वो फील्ड में ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं, तो इस पर भी एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना है तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा। बिलाशुबा आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मरियम नवाज साहिबा कुछ एक्टिव नज़र आ रही हैं, कब कब उन्होंने कहाँ खिताब करना है, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया टीम के साथ भी कल उन्होंने मीटिंग की है। सो इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और मरियम नवाज साहिबा जो कि तशरीफ़ ले आई हैं, अब उनकी जानिब से आइंदा की हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा रही है। वर्कर्स कन्वेंशन कल से वो करेंगी, 1 फरवरी को बहावलपुर, 5 फरवरी को मुल्तान, 23 फरवरी को सरगोदा, 27 फरवरी को साहिवाल में वो खिताब करेंगी। सोशल मीडिया टीम जो है उसको भी गाइडलाइन दे दी गई हैं। इमरान भाई देखिए ना, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये मुनज़्ज़म जमात है, ये मुनज़्ज़म जमात है। हमेशा से देखने में सामने यह है कि कोई भी बड़ा मार्का हो, ये बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उससे निपटना जानते हैं और उसको सर भी करते हैं। लेकिन इसके हवाले से अगर बात की जाए कि मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है ना, कुछ अरसे से, ये मेरी सोच है जो कि शायद गलत भी हो सकती है, कुछ अरसे से ना स्क्रीन से हट गया था, थोड़ा बैक फुट पे जो है वो चला गया था। हम रिलेट कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल से। बिल्कुल, जो सूरत हाल थी, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही थी, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम जो हैं वो स्टेप बैक हो गए थे और आराम कर रहे थे कि मौके की तलाश में थे कि कब उनके लीडर्स की कॉल जो है वो आएगी। और आई थिंक मरियम साहिबा इसीलिए मैदान अमल में उतर गई। जी बिल्कुल। मरियम नवाज के हवाले से बात करें तो हमने देखा है कि जो जनरल इंतखाबात हुए थे उसमें जो इन्होंने तूफ़ानी दौरे किए, नो डाउट वो सबके सामने है, किस तरह इन्होंने जो है मोबिलाइजेशन की, और कारकुन जो है वो उन लब्बैक कह रहे थे उनके एक नारे पे। अब जो है चूंकि इनके पास चीफ ऑर्गेनाइजर का भी ओहदा है और इनको ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अब हर शहर में जो शेड्यूल जारी किया गया है, हर शहर में ये जाएंगे, इन्होंने वर्कर कन्वेंशन तो करने हैं, उससे पहले ये इजलासों का सिलसिला जो है वो भी जारी कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्लानिंग है आइंदा इंतखाबात में अपने पार्टी वर्कर्स को एक्टिव करने के लिए, और अवाम में मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है उसको दोबारा से उठाने। राव साहब, सोशल मीडिया टीम के साथ उनकी कल मीटिंग। देखिए, मैं चूंकि कल सारा दिन ये कवर करता रहा और पहली उनकी वापसी के बाद 3.5 माह के बाद जब वापस आई हैं तो पहली जो बाज़ाब्ता एक मीटिंग थी वो उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया टीम के साथ रखी। और बड़ी बात है कि सोशल मीडिया की अहमियत को बिल आखिर इन्होंने तस्लीम किया है। ये सबसे पीछे, सबसे बड़ी जमात और सबसे पीछे थी जो लेटेस्ट अपने आप को गैजेट्स के इस्तेमाल में लाने के लिए और अपनी जो पॉलिसीज़ और अपने जो अपना मंशूर है उस हवाले से और मुखालफिन का मुकाबला करने के लिए सबसे पीछे थी ये। इवन दैन के बहुत सारी जमातों से जिनकी शायद 4-4 सीटें हैं उनसे भी पीछे थी।
और ये कह लें कि मुत्तहिदा मजलिस MWM मजलिस वात मुस्लिमीन का बड़ा अच्छा एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, और हालांकि एक सीट थी उनके पास पंजाब में, और उसके बावजूद उनका जो सोशल मीडिया का विंग था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और नून लीग से बेहतर था। अब इन्होंने अहमियत इसको दी है और एक बाकायदा टीम बनाई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये हाइब्रिड का दौर है, और हाइब्रिड में आप जो इनकी जो मुखालिफ जमात है PTI, उसको अगर आप देखें तो इमरान खान साहब कहें कि फ़लाँ काम हुआ है, सरीहन बेशक वो सबको पता होगा कि गलत बात कर रहे हैं, लेकिन उसको इस तरह का चूरन बनाकर बेचा जाएगा कि वो लोग ही समझते हैं कि बिल्कुल सच है। और बिल्कुल जो घरों की बात कर लें, 300 350 डैम्स की बात कर लें, वो किस तरह से बेचा गया। फिर साइफर का मामला इसी तरह से उसको लिंक किया गया गद्दारी के साथ, और वो कितना बिका, आपने उसी के ऊपर सियासत की और उसके बाद कह दिया कि ये तो इससे आगे चलने की ज़रूरत है। अब PMLN की अगर बात करते हैं हम, तो PMLN को इस चीज़ की अशद ज़रूरत है, और इनको अब इससे अगले स्टेप पर जाना पड़ेगा। इसको कारकुनान के रहमो करम पे छोड़ने की बजाय एक प्रोफेशनल टीम हायर करनी होगी, जो कि जिस तरह से रीट्वीट करने का मामला हो, या अपने जो पॉलिसी हो, या मियां नवाज शरीफ की बात करती हैं, मरीम नवाज की बात करती हैं, या अपनी कोई मुकाबला करना हो, जिस तरह से फ्यूल की प्राइसेस के हवाले से बात है, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको अगर पेड भी टीम रखना पड़ती है हर शहर में, तो वो भी रखें। ऑब्वियसली उसके लिए प्लानिंग तो कर ली होगी। राव साहब, एक अपडेट पहुंचाने का मुझे कहा जा रहा है जी, अपडेट हमारे पास क्या है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद। आपको एक बार फिर से कहेंगे, मौजें बहुत हो गई और अब वक्त आ गया एहतसाब का। 28 करोड़ महकमा तालीम को वापस। परवेज इलाही दौर के 128 अरब के ठेकों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। तमाम सूबाई महकमों से ठेकों का रिकॉर्ड ईवान वज़ीर आला जमा कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि साबिक वज़ीर आला के दौर में 2 करोड़ का फंड गुजरात और मोहम्मद खान भट्टी के ज़िला को 13 करोड़ 62 लाख का फंड जो है वो मुंतकिल किया गया था, फंड वापस लेने के लिए कहा गया है। राव साहब, देखिए ये बड़ी लंबी फहरिस्त है, ये तो सिर्फ एक केस है जिसमें जो इल्ज़ाम भी लग रहा है, राना इकबाल साहब कोई एक्सियन है शायद किसी डिपार्टमेंट के, वो ये कह रहे हैं, एतराफ़ी बयान है उनका, कि मोनस अलाई साहब की यानी छोटे इमरान खान की मौजूदगी में ये जो 50 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी गई और जो अदा भी की गई, काम आगे जो काम मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए, तो ये तो वो एक केस है जो सामने आया है। ये मामला है 127 अरब रुपए का, जो सुबह भी यही सुनते थे, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए इतने अरब के फंड्स रिलीज कर दिए गए। शाम होती थी तो फिर भी यही खबर होती थी कि अब जी इतने और कर दिए गए। ना सिर्फ फिर अगले दिन तालीम सेहत के फंड्स का रुख भी उधर मोड़ते हैं। यानी कि अगर आप, ये एक केस है, अगर आप इनका जो रिकॉर्ड मंगवाने की बात कर रही हैं, अगर रिकॉर्ड मंगवाएंगे तो आपको बिलियंस ऑफ रुपीस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके पीछे 1 या 2 कॉन्ट्रैक्टर्स नज़र आएंगे जो कि बड़े सहूलतकार भी बनेंगे आगे। अगर पकड़े ना गए तो फिर इंतखाबात में सहूलतकार बनेंगे, और इंतखाबात जितवाने के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब को और उनके साहबजादे हजरत साहब को, जो कि इस वक्त स्पेन में या शायद मौजें कर रहे हैं, प्राइवेट जेट में जाते हैं और फिर तस्वीर भी शेयर करते हैं। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये कहते हैं कि इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और अभी तो ये एक बंदा सामने आया है, 8 क्लब को तो बाकायदा मंडी डिक्लेयर किया, वहाँ पर तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हुआ था कि इस तरह तो माजी में नहीं। यानी आपने ये सुना होगा कि फराह गोगी और इस हवाले से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मद में जो मामलात रहे हैं, उस पर तो आपने आज तक यही सुना है कि फराह खान और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर इतने माल उन्होंने बनाया, लेकिन जब ये सुनेंगे तो आप उनको भूल जाएंगे कि वो तो कुछ नहीं, वो तो फिर 3.5 साल में आपको लगेगा कि उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं, जो 5.5 माह में मौसूफ करके गए हैं। और इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो इन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है वज़ीर आला पंजाब की स्वाबदीद पर, वो किस कैपेसिटी में उसके जो आर्स हैं, उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो भी इनसे लेने चाहिए। ऑटो रिक्शे की तरह इन्होंने
मोहम्मद खान भट्टी साहब ने इस्तेमाल किया है, और सब कुछ इनको पता था कि रूल्स के अगेंस्ट। और राव साहब बात यहाँ पर यह देखे, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि परवेज इलाही का दौर कितना था, सबको पता है कि कितना था। 5.5 इतने से दौर में 128 अरब के फंड जो है वो इन्होंने लगाए, और सबसे बड़ी ज्यादती जो इन्होंने की थी ना वो ये थी कि जो इन्होंने जो बात हो रही है कि 28 करोड़ के फंड, ये 28 करोड़ के फंड जो हैं ये कॉलेजेस के लिए थे। क्योंकि मैं हायर एजुकेशन करता हूँ, मुझे पता है कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में क्या हालात है। कॉलेजेस में आप चले जाए ना, अभी भी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर फर्नीचर जो है वो पुराना है, बिल्डिंग जो है वो पुरानी है, डेवलपमेंट के काम वहां पर होने वाले हैं। आईटी लैब्स को तो आप छोड़े ना, ये फंड जो है ना ये सहूलियात के लिए थे कॉलेजेस के, जिसमें आईटी लैब्स बननी थी और दीगर ऐसे ही सहूलियात जो हैं वो स्टूडेंट्स को देनी थी, ताकि वो एक बेहतरीन दिमाग जो है वो कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटियों में जाए और फिर फील्ड में जाए। लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने 28 करोड़ के फंड जो है वो कॉलेज से लेकर वो जनाब मुंतकिल आपने कर दिए भट्टी साहब के जिले में, फिर आपने मुंतकिल कर दिए गुजरात में, और सेवरेज की स्कीमों पर जो है ना उसको प्रेफरेंस दी इन्होंने, तालीम पर तरजीह दी सेवरेज को। और उसमें से इमरान साहब आज तहकीक हो, कल तहकीकात हो, परसों हो, जब मर्जी हो, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होंगी जो सिर्फ कागजों में होंगी। भाईजान बात ये है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। फिर आपको याद आएगा कि बुज़दार बहुत बेहतर था। अल्लाह भला करे निगरान वज़ीर आला साहब का, जिन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो ये फंड जो है वो मुंतकिल हुए थे उनको रोका है, बिल्कुल मुंतकिल हो चुके थे, वापिस मंगवाए हैं ये फंड कि भाई किस चक्कर में आपने तालीम का फंड जो है वो भेजा। अच्छा बात ये तो इशू नहीं है, इन्होंने ये सेहत का भी वज़ीर आला साहब ने ये फंड सिर्फ रोके नहीं है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस मंगवा के जो कॉलेजेस के हेड थे उसमें दोबारा मुंतकिल कर दी हैं। ये बेहतरीन अमल था, और उम्मीद यही आ गई है कि जो 28 करोड़ रुपया इन्होंने दोबारा मुंतकिल कर दिया है कॉलेजेस के लिए, वहां पर नो डाउट अल्लाह का शुक्र है कि अब आईटी लैब्स जो है वो बनेगी, दीगर लैब जो है वो बनेगी, स्टूडेंट जो है उनको सहूलियात मिलेंगी। एक अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी की जानिब से अचानक दौरा किया गया है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मरीजों को 2500 रुपये फीस स्कैन अदा करने होंगे। डीएचक्यू अस्पताल में सीटी स्कैन मशीनें ठेके पर चलाने का फैसला किया गया है। कैसे देखते हैं इमरान भाई इस फैसले को? देखिए जी, हॉस्पिटल की जो हालत रही है, अब तो कोई भी नया तजर्बा जो होना है, जो सोचा जा सकता है वो करना चाहिए। जो हॉस्पिटल्स की हालत रही है, साबका हुकूमत जो है वो एक डॉक्टर को इसलिए उन्होंने वजारत दी कि मे भी डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल के मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकता है, समझ सकता है। डॉक्टर लेकिन उसने किया क्या, वो सबके सामने है। हॉस्पिटल की हालत जो है वो जू की तू रही, और अब जो है जो ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इसको ठेके पर जो है वो चलाने की बात की जा रही है कि कम अज कम जो मशीन्स आए रोज खराब रहती हैं, कम अज कम वो तो बेहतर होंगी। सवाल तो किया जा सकेगा ना कि भाई आप जब इंतजाम संभाल रहे हैं तो मशीन खराब क्यों है, या जो मरीज हैं उनके टेस्ट जो हैं वो क्यों नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर डिसीजन। बिल्कुल, राव साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, ये एक तो हम जो टैक्स इकट्ठा करते हैं ना वो तालीम और सेहत के नाम पे करते हैं कि और इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों को देना है, सहूलियात देनी है रिटर्न में जो टैक्स इकट्ठा होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई नित नया फैसला आता है, और अस्पतालों का तो पहले ही पसूने हाल कोई नहीं है। अभी आप देख रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने दौरा किया है, और अल्लाह करे ये बाकी लाहौर के अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी जाएं। आपको एक दो हॉस्पिटल्स जो है वो नज़र आएंगे कि थोड़ा बहुत बेहतरी है, अदरवाइज़ तो पीआईसी में चले जाएं, मुखय्यर हजरात का रोल है। पीआईसी में चले जाएं तो व्हील चेयर्स पे आपको लोग नज़र आएंगे, जो ड्रिप लगी है, और ऐसे मनाजिर हैं कि वो बयान नहीं किए जा सकते। इसी तरह से मेयो हॉस्पिटल में चले जाएं जो कि सबसे बड़ी दरसगाह है, जो सबसे बड़ी इलाजगाह है, और वहाँ पर जो हम हालात देखते हैं तो उस वक्त वो भी ऐसे लगता है कि जैसे शायद अब हम किसी आज भी कोई 19वीं सदी में शायद पीछे जा रहे हैं। तो अब सब कुछ बदल चुका है। सेहत अगर ऑलरेडी जो लोगों के हालात हैं वो आपके सामने हैं, और अगर हमने फ़ीसें तय करनी है या फ़ीसों में इजाफा करना है टेस्ट में जो साबका हुकूमत करती रही है,
तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आइडियल फैसला है। सरकारी अस्पताल में वही राव साहब, आता ना है, होने से बेहतर है। सरकारी अस्पतालों में वही आता है जिसके पास वसाइल नहीं है। आप अदरवाइज ये देखें, सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं आएगा। राव साहब, सिर्फ इसलिए लोग आते हैं कि शायद राव साहब मेरी कम बात से सुने कम ना, पैसों में जहाँ उनकी पे दादरसी हो कमरों को जाए। ताले लगा दिए गए थे, जहाँ पर सिटी स्कैन की सहूलत ही नहीं थी, मरीजों को कहा जा रहा था प्राइवेटली जाके कराएं, देखिए, जहाँ पर वो 10-10 हज़ार रुपए दे रहे थे। लेकिन तो हर इससे तो दौर में comparative प्राइवेट हॉस्पिटल और उनकी इंतजामिया को मजबूत किया गया है। तालीम और सेहत, कोई भी कौम जो है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर उसका तालीम का और सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, बेहतर है, तो वो कौम तरक्की करेगी मेरे ख्याल के मुताबिक। केयर टेकर अगर गवर्नमेंट नहीं को भी तो आप देख ये इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि सबसे पहले तो ये तय हो कि 8 बजे का मतलब है, जब 8 बजे तमाम सरकारी दफातर या 9 बजे लगते हैं तो फिर डॉक्टर्स क्यों नहीं आते। यकीन कीजिए कि सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़े नाम हैं, कदावर नाम है, लेकिन वो 11 बजे आते हैं। वजीर आला हाउस का अमला शिकायत करता है कि वजीर आला सुबह 8 बजे ऑफिस बैठे मैं होते हैं। राव साहब को कहने वाली अब थी, राव साहब को कहने वाली थी, आप तो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपका यहाँ पे टाइम पे आना यकीनी होता है ना, तो इंशाल्लाह वहां पर भी ये अमल शुरू हो चुका होगा। मैं इसमें ये बड़ा सीरियस नोट पे इसको बिल्कुल इसको सीरियस लेना चाहिए। जो सूबाई वजीर हैं वो आपके पास आएंगे, उनको भी इंश्योर कराएं कि अगर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर कोई आसमान से नहीं उतरा, वो अगर 3 या 4 बजे तक का टाइम है तो वो ड्यूटी पे क्यों मौजूद नहीं होता। यकीन कीजिए जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी या आपकी किसी जानने वाले को जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको अंदाजा होगा। 11 से 12 बजे आते हैं और सिर्फ 1 घंटा बैठकर उसके बाद फिर भाई डॉक्टर्स की शिकायत सुन ले, वो भी कहते हैं कि भाई कुछ डॉक्टर्स हैं हम और पेशेंट जो है वो हजारों में है, तो हम कैसे इनको चेक करें ना, अद्विया तो है नहीं, कैसे चेक करें अगर वो चल नहीं रही। देखिए मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि वो आप मिसिंग फैसिलिटी की तरफ चले गए हैं। अगर डॉक्टर बैठा होगा, कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को ये वो काम है जो पैसों से नहीं होना। इमरान भाई ये वो काम है जो जिसमें पैसों की जरूरत नहीं है, जिसमें आपकी नीयत ठीक होने की जरूरत है। आप अपने जो ड्यूटी आवर्स हैं उनको पूरा करें, ना कि आप बहुत सारे अस्पतालों में आज भी ये हो रहा है मामला डॉक्टर जावेद अकरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो प्रोफेसर शाम में प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट, वहां पर 5-5 हज़ार रुपए फीसें लेते हैं, उनको कहें खुदा का खौफ करें। जहां से राव साहब अभी आपने ये अचानक दौरा देखा है ना सीएम साहब का, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा हालात बेहतर हो जाएंगे। एक और इंशाल्लाह एक और जी खबर है, ताजिर दुहाई दे रहे हैं, एलपीजी के रेट 204 रुपए हैं, 300 रुपए में वसूल की जा रही है। इंतजामिया ने काबू करना है ना इसको। भाई ताजिर आम आदमी बेचारा दुहाई दे रहा है, जिसके घर में गैस नहीं आ रही, वो बेचारे क्या करते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं और मुंह मांगी कीमत देते हैं। मैं तो हैरान हूं और मुझे वाकई हैरानगी हुई है कि एलपीजी की सरकारी कीमत जो है वो 204 रुपए फी किलो है। बिल्कुल, आप पूरे शहर में कहीं भी ये इस कीमत पर जो है वो फरोख्त नहीं हो रही। कहीं भी आप चले जाएं, लाइनों में लग जाएं, आपको जो है वो 275 से 300 ही मिल रही है। एक कमेंट, अगर तो कोई इंतजामिया नाम की कोई शहर में है तो फिर तो बात आप कर सकते हैं, लेकिन कोई इंतजामिया है ही नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो प्रायोरिटी है वो क्या है भला? शाम को शादियों पे जाना और शादियों पे छापे मारना। भाई शादियों पे क्या तकरीबकारी हो रही है? शाम को रेस्टोरेंट्स बंद करवाना, और अगर बंद नहीं होते और फौज दर जफर मौज रखी हुई है। और जब आप अपने काम से हटेंगे तो फिर पोलियो का वायरस एक मतलब फिर पॉजिटिव मिलेगा, फिर आपकी ड्रेन फिर एक मतलब शहर में उसकी मौजूदगी होगी। आप अपना असल काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मसाइल हैं, हादसात भी इसी वजह से हो रहे हैं। एलपीजी की जो बात कर रही हैं आप, एलपीजी की कीमतों में इजाफा तो एक दूसरी चीज है, गैर मेयारी सिलेंडर्स का बिकने बंद हो गए। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी तरफ आपने इशारा दिलाया। और ये काम नहीं करते असिस्टेंट कमिश्नर, जिसकी वजह से ये खमियाजा डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पर जो है जरूर काम कीजिए। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं। सेहत सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाना, सेहत सहूलियात आवाम करना, हस्पतालों के हालात बेहतर करना। ये दावे, ये वादे आपने हर सियासी दौर में सुने तो होंगे, और इसके लिए ही लोग जो हैं मतलब आई मस्ट है कि इसी की बुनियाद पर वोट मांगते भी हैं, लोगों को कायल भी करने की कोशिश करते हैं। आज जो हस्पतालों की सूरत हाल है, बिलाशुबा इसमें ये कोई कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, मुफ्त अद्वियात, मुफ्त टेस्ट और गरीब की सुनवाई बहुत मुश्किल हो चुकी है। ऐसे में निगरान सेटअप की जानिब से जो बड़ी तब्दीलियाँ की गई, उसमें एक बार फिर से एतमाद किया गया एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जिनको हमने हर मुश्किल दौर में आवाम की खिदमत करते हुए फील्ड में देखा।
मैं अभी भी मुतरफ हूँ कोविड में, जब हर जगह पर आपको सूरत हाल इतनी ज़्यादा बुरी नज़र आ रही थी। डॉक्टर साहब हमेशा फील्ड में भी नज़र आए, डॉक्टर साहब हमेशा मीडिया को भी टाइम देते रहे और इनकी खिदमत हमेशा हमारे साथ मौजूद रहीं, आवाम के साथ मौजूद रहीं, दुखी इंसानियत के साथ मौजूद रहीं। और आई मस्ट से कि यही वजह है कि आज अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली है। हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं, निगरान वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ हैं। सेहत शोबे में बेहतरी लाने के लिए हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी? वो जो दावे, वो जो वादे, वो जो नारे हुकूमतें लगाती हैं बरसर इक़्तिदार आने के लिए कि आवाम को सेहत सहूलियात उनकी दहलीज पर दी जाएंगी, इसके लिए निगरान सेटअप कितना मुतहरिक है और हस्पतालों में आम आदमी गरीब को सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? डॉक्टर साहब को शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुबारकबाद के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आपके लिए है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि देखें, बड़ा नाम तो सिर्फ अल्लाह ताला का ही होता है, हम किस काबिल हैं। लेकिन मुबारक की तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ है, हमें दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि सेहत एक ऐसा शोबा है जो एक आम आदमी को अफेक्ट करता है, जो रेडीबान है, जो मज़दूर है। और अनफॉर्चुनेट है कि जो बेस ऑफ द पिरामिड पे लोग हैं, जो निचली सतह के लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं हम दे पाते। सिर्फ वो ऊपर के जो 4-5% लोग हैं उनके लिए हर चीज़ खुल जाती है, उनको हर चीज़ अवेलेबल है, जिनको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इस जितना भी हमारे पास वक्त है उसमें हम मिलजुल के एक ज़िंदगी या 4 ज़िंदगियाँ भी बचा लेंगे तो शायद हमारी ये और आने वाली ज़िंदगी भी बहुत बड़ी बात आपने की। और इसके लिए हम एक जहाद ही कहेंगे कि हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्राइमरीली जो हमारा फंक्शन है वो तो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हैं। मैं इसमें ऐड करता हूँ क्योंकि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ज़रूर हों, अल्लाह करे ऐसा ही हो, वी डिज़र्व इट कि ऐसा ही हो। और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं पिछले इन दिनों में, बिलीव मी। और बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एनर्जी दी है, उनको समझ बूझ दी है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द आइडियल पर्सन टू लीड दिस लार्ज प्रोविंस, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क कह सकते हैं। उसके बाद देखें, वो हमेशा कहते हैं फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इसके लिए हम आएंगे। मैं उसमें ऐड करता हूँ फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड सेफ़ इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शंस में आपको पता है बहुत वायलेंस होती है अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन फिर उसकी बैकलैश हॉस्पिटल्स पे आती है, हॉस्पिटल्स में सप्लाई चेन और लोगों का होना, तो इसलिए वो हमारा प्राइमरी मैंडेट तो वो है। लेकिन जैसे हम मिल के बैठते हैं, वी आर नॉट ए कैबिनेट, वी आर ए वन फैमिली। सारे माशाल्लाह मेरे जो कोलीग्स हैं उनकी ही भी एन अंडर दी लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर साहब। तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि जितना भी टाइम हमें मिला है हम कुछ अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएं, और यही हमारी कोशिश है। और करने को तो इतना कुछ है कि आप जिस तरफ देखते हैं वो, अभी हमें 4-5 दिन हुए हैं इस चीज़ में, लेकिन हमने कोई 39 के करीब बड़े मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिनमें देखें एक चीज़ है कि जिस हार्ट की बीमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए नंबर 1 किलर है, ठीक है। और उसमें अगर तो हार्ट अटैक किसी सेक्रेटरी को हो खुदा ना खास्ता मिनिस्टर को हो, तो रात के 3 बजे भी हॉस्पिटल्स की एंजियोग्राफीज खुल जाएंगी। और उसकी जो इलाज है, जो कि सबसे बेहतरीन इलाज है, वो ये है कि इमीडिएटली आप उसकी नाली खोल दें, टीके वीके ना लगाएं, खून पतला करने की नाली खोल दें, उसका हार्ट डेड होने से बच जाएगा। वो वरना वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाएगा, वो बार बार हॉस्पिटल फिर दाखिल होगा, तो बोझ भी आएगा ख़जाने पे और उसको भी, जान को भी ख़तरा। तो ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से हमने कल सुबह 9 बजे से तमाम सेंटर्स में डीजी खान से लेके रावलपिंडी तक प्रोवाइड कर दी। और ये बहुत बड़ा और कल के दिन में 50 से ज़्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज हुई हैं, और 24/7 देखें हो रही थी। ये नहीं मैं कहूँगा कि वो हमने शुरू कराई है, लेकिन 2 बजे 3 बजे तक होती थी, फिर ताला लग जाता था उन मशीनों को, जो अरबों और खरबों रुपए की मशीनें हैं। अब वो 24/7 खुली हैं, उसके लिए एक डैशबोर्ड बन रहा है,
और वो डैशबोर्ड पे हम एक्सेस दे रहे हैं उन तमाम को, और उनकी मूवी भी जहाँ पे वो खोलेंगे नाली और जितनी देर में खोलेंगे वो भी चीफ मिनिस्टर साहब को भी उसकी एक्सेस होगी, मुझे भी होगी, ताकि हम उसकी एडिट कर सकें। तो उसके बाद देखें, और कल मेरी मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत इस चीज़ से खुश हुए कि हमने जो हमारे 54,000 इस वक्त अताई बैठे हुए हैं। गुर्दे फेलियर का पंजाब में दूसरी या तीसरी बड़ी वजह ये है कि कुश्ते खाते हैं, ये वो दांत निकलवाने के लिए दाता साहब के बाहर, आपको पता है टाट पे बैठे हैं, वो दांत तो निकाल देते हैं लेकिन हेपेटाइटिस सी दे देते हैं। तो खतने कराने जाता है बच्चा, खतने तो हो जाते हैं लेकिन हेपेटाइटिस सी उसको ये जो नाई वाई ये कर देते हैं, कान छिदवाने, नाक, हेपेटाइटिस सी बी हमारे 10% यानी इस वक्त पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ लोग रह रहे हैं हेपेटाइटिस बी सी के। तो अतायत का ख़त्म करना है, ये कोई हम समझते हैं कि नहीं ख़त्म होगी। प्रॉब्लम ये है कि सब गवर्नमेंट्स ने कोशिश की लेकिन सब फेल हुए। जब एक उसको पकड़ते हैं एसी के ज़रिए कुछ, तो मसला ये होता है कि वो 3 दुकानें छोड़ के फिर खोल लेता है वही। और इसलिए हमें लोगों को शऊर देना है कि खुदारा 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 अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। अगर आप बीमारी में किसी में मुब्तला हैं तो किसी क्वालिफाइड जगह पे, क्वालिफाइड हॉस्पिटल में, चाहे पब्लिक का सेक्टर का हॉस्पिटल है, चाहे वहाँ सफाई है या नहीं, वो फिर भी बेहतर है। तीसरी हमारा चैलेंज है कि जो आपने पहले शुरू में अपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि हॉस्पिटल्स की जो हालत ज़ार है वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको कोई बड़ा फ़ख्र कर सकें। देखें, जब से पाकिस्तान बना है ये निगलेक्ट का शिकार है। सिर्फ इलेक्शन में आप नारा देखते हैं फ्री हेल्थ केयर और ये वो, हकीकतन फ्री हेल्थ केयर नहीं होती, कहीं दवाई नहीं मिल रही, कहीं। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने चेयर की फैसलाबाद की एक मीटिंग, और इसमें हम कोशिश ये करें कि जो लोकल कम्युनिटी है, जो अमीर लोग हैं उस इलाके के, उनको इन्वॉल्व करें। और ये बहुत अच्छा मॉडल होगा। उन्होंने कि फैसलाबाद के बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उनको हमने कहा कुछ वार्ड्स आप ले लें, कुछ फार्मेसी आप ले लें, वो मॉनिटर करें। और ये बड़ा सक्सेसफुल, जब मैं जना हॉस्पिटल का चीफ एग्जीक्यूटिव था, यहाँ अल्लामा इकबाल का प्रिंसिपल था, तो डायलिसिस सेंटर इस वक्त उसका बेहतरीन है जो एजाज ट्रस्ट चला रहा है। तो वही मॉडल को हम सक्सेसफुल मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहते हैं थोड़े टाइम में, कि हम कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन करें। क्योंकि हेल्थ कभी भी, जो हेल्दी लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने सेहत दी है ना, उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो बीमार हैं उनका ख्याल करें, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो मीडिया ओनर्स हैं, चाहे कोई भी हैं। और जो अमीर हैं उनका भी ये आजमाइश है कि वो गरीबों के की तरफ देखते हैं कि नहीं, तो ये उनको बीच में हिस्सा लेना पड़ेगा जो मुखय्यर हजरात हैं। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हजरात बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो 11% हैं, लेकिन उनके पास पैसा अल्लाह मियाँ ने उनको बहुत नवाजा है, और उनकी आजमाइश है कि वो अब नीचे वालों के लिए क्या करते हैं, तो उनको इन्वॉल्वमेंट हमने की है। दूसरा, जो पहली कैबिनेट मीटिंग थी उसी में मैं ले गया था कि देखें, हॉस्पिटल का सबसे बड़ा नंबर 1 है जना हॉस्पिटल। आखिरी हॉस्पिटल था बड़ा जो लाहौर को मिला जी, 2000 बेड का, और वो उसकी ओपनिंग किसने की? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने। और कब की? 30 साल हो गए हैं जी। आबादी उस वक्त आबादी थी लाहौर की 50 लाख, और आज कितनी है? और हॉस्पिटल बड़ा, छोटे छोटे बने हैं लेकिन ना काफ़ी हैं। हमें बहुत हॉस्पिटल, लेकिन वो अब हमारे मैंडेट में नहीं है, और हम 90 दिन या जितने भी दिन है उसमें नहीं बना सकेंगे। हमने इन्हीं हॉस्पिटल में एफिशिएंसी लानी है। पहली कैबिनेट मीटिंग में 2.5 अरब रुपए का मैं बजट ले गया था कि इनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए, मशीनें ख़राब हैं, दूसरी टेस्ट नहीं हो रहे इसीलिए कि मशीनें ख़राब हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, रिपेयर्स नहीं है, गंदगी है, सफाई का सुथराई का निज़ाम नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा, ये तो पैसों वाली चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको टच करना चाहूँगा कि जिनके लिए हमें पैसा नहीं चाहिए। और वो क्या है? हमें सबसे ज़रूरी है कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में, उनका एटीट्यूड बदलें। जब एक यंग डॉक्टर के पास एक मरीज़ आता है जो उसके बाप की उम्र का है, वो यही समझे कि बाप ही है। बिल्कुल आपने सही और कहा। छोटे भाई की उम्र का आता है, यही समझे कि छोटा भाई, इस पे कोई पैसा नहीं लगना। और सबसे ज़्यादा मेरा फोकस भी इसी पे है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव
आधी बीमारी खत्म हो जाती है, बाकी 50% रहेगी। डॉक्टर आपसे आराम से बात डॉक्टर नहीं, नर्स भी हाथ पकड़ ले, स्माइल करे, बिलाशुबा उसको अपना बाप समझे, अपना भाई समझे। और जो पैरामेडिकल है जो गेट पे खड़ा है वो पुलिस की तरह ना करे, धक्के ना दे। मैं विजिट करने जाऊं तो मेरे रास्ते में उनको उठाने के लिए धक्के ना दे। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। मेरी एग्जिस्टेंस ही उन मरीजों की वजह से है, पूरी जिंदगी मेरी उनके गिर्द घूमती है, मेरे लिए तो वो मोर इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे धक्के पड़ जाएं, उनको ना पड़े। दैट इज व्हाट। तो ये जो एटीट्यूड है ये ऊपर से ट्रिकल डाउन होगा, ठीक है, नीचे से नहीं होगा। तो इनको ये कोई हमें अल्लाह ताला ने डॉक्टर या नर्स बनाया है, फिर आजमाइश है हमारी कि अगर हम इससे जन्नत भी कमा सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली दोज़ख भी कमा सकते हैं। तो ये इसलिए हमें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि बड़े डॉक्टर्स और छोटे डॉक्टर्स दोनों, उनकी हाज़िरी है, उसके लिए हम बायोमेट्रिक्स वगैरह ये शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ छोटी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन पर जिम्मेवारी होनी चाहिए, बिलाशुबा, ठीक है। चाहे वो अल्लाह ताला ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ज़रूर पैसे रिज़्क़ हलाल कमाएं, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर पेशेंट्स। बिल्कुल। देखें, जो उनको दवा मिलनी है ना, वो वहाँ पे अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये इन हॉस्पिटल में जना म्यों, इनमें वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं। और जब अल्लाह खुश हो जाएगा तो पता नहीं उनको कितना नवाजा जाएगा, वो उनके बियॉन्ड देयर परसेप्शन नवाजा जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमें माइंड सेट चेंज लाना है, इसमें मोटिवेशन लानी है। उसके लिए लीडरशिप के हम लेक्चर्स कर रहे हैं, हेल्थ लीडरशिप्स पे एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा रहे हैं। बिहेवियरल साइंसेस हम कंपलसरी कर रहे हैं इनके, ये कि बिहेवियर कैसे चेंज होना है। जिस दिन ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना, बिलीव मी, इन्हीं रिसोर्सेज में डॉक्टर अपना खून देना शुरू कर देंगे। डॉक्टर किसी की दवाई नहीं है, कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो अपनी जेब से पैसे देंगे या जाके ले आओ। ये चीज़ हमें लानी है इमीडिएटली, और इस पे कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए। ये हमारी नीयत है, इसको अल्लाह ताला इस नीयत को पूरा करेगा। क्योंकि किस तरह होगी, मुश्किल टास्क है ये भी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोगों की एज ए कैबिनेट, एज ए चीफ मिनिस्टर नीयत यही है, बिलीव मी, हमारी और कोई नीयत नहीं है। वी डोंट केयर कि हम 2 दिन रहते हैं या 4 दिन रहते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। इस दुनिया में भी हमने कब रहना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी हर नमाज आखिरी समझो। वी डोंट केयर, बिलीव मी, आई हैव नो प्रॉब्लम, एंड आई से इट फॉर ऑल माई कैबिनेट एंड चीफ मिनिस्टर साहब, वी डोंट हैव ए प्रॉब्लम ऑफ गोइंग टुमारो। लेकिन जब तक हम हैं, हम अपने हिस्से का ज़रूर दिया जलाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरे ख्याल से यही जज्बा अगर हमारे पास हर डॉक्टर में आ जाए तो आप किसी को परेशान नहीं देखेंगे। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है। अब मुझे ये बता दें कि अस्पतालों में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो लोग दरबदर फिर रहे हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएं, इतना ज़्यादा रश है, सर्विसेज चले जाएं, म्यो चले जाएं। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। निगरान वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्पतालों में अब जो सहूलियात फराहम की जानी हैं, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रही थी उनमें से कौन सी आपकी प्रायोरिटी होगी कि मरीजों को सबसे पहले फराहम की जाए? देखें ना, सबसे मैंने जैसे पहले कहा कि आबादी बहुत बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स बने नहीं हैं बड़े, हमारी जो पॉपुलेशन बेड रेशो है वो बहुत ख़राब है, तो ओवर क्राउडिंग तो होगी। अब देखें तकरीबन 10-15 हज़ार मरीज़ डेली आते हैं और उनके साथ 2 लोग और होते हैं, जिसका मतलब है कि 50,000 बंदा रोज़ विज़िट करता है जिना हॉस्पिटल या चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसी तरह। तो वो एक मेला लग जाता है। बिल्कुल ऐसे। अब इसको तो लॉन्ग टर्म इसका हल ये है कि आप अपना प्राइमरी केयर सही करें कि नॉर्मल डिलीवरीज इधर क्यों आती हैं जी, उनको सही करें कि ताकि वहीं पे हो जाएं, रश कम हो। वो तो एक ज़ाहिर है, लेकिन उसमें रेफरल सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं ताकि जो छोटी छोटी बीमारियां उसके लिए लोगों को ना ट्रैवल करना पड़े, ना इधर आना पड़े। जो सीरियस बीमारियों को सिर्फ इधर आना चाहिए, उसके लिए रेफरल सिस्टम हम मुतारफ़ करा रहे हैं पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के रेफ़र हो के सिर्फ आए मरीज़, और हम डिस्ट्रिक्ट्स एलोकेट कर रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट वाले जिना में चले जाएँ, इस डिस्ट्रिक्ट वाले वहाँ चले जाएँ, ताकि इसको स्प्रेड आउट। हम चाह ये रहे हैं कि सिस्टम में एफिशिएंसी आए। देखें पहले जो जितने भी हमारे लीडर्स रहे
उनका एटीट्यूड ये था कि वो एक बेड पे, मैं क्योंकि मैं राइट ग्रो किया हूँ, एज ए प्रिंसिपल भी रहा हूँ, एज ए वाइस चांसलर भी रहा हूँ, एज ए चीफ एग्जेक्टिव भी 9 हॉस्पिटल का रहा हूँ, चाहे वो पिम्स था चाहे कोई, तो मुझे पता है वो मैंने सज़ाएँ भी भुगती हैं इसी चीज़ की कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, एक बेड पे 3 लेटे हुए हैं। अब उसकी मैंने उन्हें उस वक्त भी कहता था, उस वक्त के जो मिनिस्टर से, मैं कहती जी इसकी मुझे सज़ा देंगे या मुझे आप इसका इनाम देंगे? वो कहते क्या मतलब है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कह जी इसका मतलब ये है कि अगर मेरी कैपेसिटी 2000 बेड है तो 2000 मरीज़ आगे मैं बाहर लिख दूँ हाउसफुल है, ये मैंने कभी नहीं होने दिया, बिल्कुल, क्योंकि वो मरीज़ फिर फुटपाथ पे मरेंगे। मैंने कहा कि 2 डालो, स्ट्रेचर लगाओ, ज़मीन पे गद्दा लगा दो, लेकिन मरीज़ को रिफ्यूज़ नहीं करो, क्योंकि ये इनके लिए और तो ये कहीं जा नहीं सकेंगे, ये रुलते फिरेंगे एक हॉस्पिटल से दूसरे पे, तीसरे पे, रास्ते में रिक्शे पे मर जाएंगे, डिलीवरी रस्तों पे हो जाएगी। तो मेरा ये एटीट्यूड है कि हमें इन्हें नो नहीं कहनी, क्योंकि इनका और कहीं नहीं, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कहीं और जाएँ, ना इनके पास किराया भी इतना ही था। दूसरे नंबर पर हमें सिस्टम में एफिशिएंसी लानी है कि जो मरीज़ हम 3 दिन रखते हैं या 5 दिन ऑपरेशन के बाद, उसको डे केयर एक ही दिन में फारिग करें। ये हो गया है ऑलरेडी कि हमने कहा जी आपने मरीज़ को जल्द से जल्द फारिग करना है ताकि वही बेड अवेलेबिलिटी बेहतर हो। और उसका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एक एग्जाम्पल है कि अगर आप प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं तो मरीज़ अगले दिन घर जा सकेगा। अगर आप नहीं करते, उसको हार्ट अटैक पूरा ही हो गया है और उसका हिस्सा ही डेड हो गया, तो उसको 10 से 15 दिन रखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारा मसला इस वक्त हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन का है। इसको कल मैंने हेल्थ केयर कमीशन से भी और इनसे लिया कि हमें मॉनिटर करना है। जरासीम रैम्पेंट हैं ऑपरेशन थिएटर में। आप अपनी डिलीवरी कराने जाते हैं, आपकी 6 हफ्ते जख्म नहीं भरता, आपकी इन्फेक्शन से, आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इतने ज़्यादा हैं, उसको मॉनिटरिंग करनी है, उसको कम करना है। जो एंटीबायोटिक्स और अदवायात का एब्यूज़ हो रहा है उसको रोकना है, क्योंकि उससे वजह से रेजिस्टेंट पैदा हो गया है। हमारी ये सारी दवाइयाँ जो लाइफ सेविंग की नकारा हो रही हैं, क्योंकि जहाँ नहीं यूज़ करना वहाँ यूज़ हो रही हैं। तो इसलिए बहुत बड़े ये चैलेंजेस हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि अल्लाह को हमने इसमें हिस्सेदार बनाया है अपनी एफ़र्ट में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी देगा फॉर द सेक ऑफ हिज पीपल। तो हमारी यही नीयत है कि अल्लाह हमारे बिजनेस में हिस्सा बोले। हम कोई मुरागात या कोई फलानी चीज़ नहीं लेने आए, हम सिर्फ। डॉक्टर साहब से भी मुझे ब्रेक में ये बात पता चली है कि डॉक्टर साहब ये तमाम चीज़ें जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं ले रहे और सबसे बड़ी बात तनख्वाह भी नहीं ले रहे। देखें, ये मैं ही नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी पूरी कैबिनेट नहीं ले रही। तो ना वो घर ले रहे हैं, ना कोई इसी चीज़ें। जहाँ 4 हमारे दफ्तर थे चीफ मिनिस्टर के, शायद मेरे ख्याल 9 थे, उन्होंने एक दफ्तर कर दिया। ठीक है, जहाँ से हम काम कर सकें कम से कम। बस सिक्योरिटी हम नहीं ले रहे, क्योंकि सिक्योर हमें अल्लाह ताला करेगा। अगर हम अल्लाह का काम कर रहे हैं तो अल्लाह से बड़ा कौन सिक्योर करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, बिलीव मी, ये एक मिशन है कि हम अपने हिस्से का काम करते जाएं। मेरी आपसे, आपके देखने सुनने वालों से यही गुजारिश होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमें मुबारकें नहीं दें, हमें दुआएं दें। हमारी कामयाबी यही इसी चीज़ में होगी कि हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जिससे ज़िंदगियां बचनी शुरू हो जाएं, लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखी जा सके। कुछ ऐसा हम करके जाना चाहते हैं, बस दैट्स। मेरे ख्याल से इसी विल की ज़रूरत हमारे सियासतदानों को भी है, जो सिर्फ दावे और वादे करते हैं लेकिन हकीकत इस तरफ नहीं आती है। डॉक्टर साहब, पेशावर में कल बहुत अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, उसके लिए मेडिकल टीम यहाँ से रवाना की जा रही है। आप उस मेडिकल टीम को देख रहे हैं? जी हाँ, देखें, जब चीफ मिनिस्टर साहब के कल ये आया, कल हमने कैबिनेट की अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उसमें हमने दुआ की, उनके लिए फातिहा ख़वानी की। उसके बाद उन्होंने रब्ता किया चीफ मिनिस्टर KPK से, और फिर मेरा रब्ता हुआ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के जो हेड हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से, और हमने 2 टीमें असेंबल की, एक पिंडी से, क्योंकि पिंडी करीब है, और एक जो स्पेशलाइज्ड किस्म की टीम है वो जिना बर्न सेंटर से हम रवाना कर रहे हैं। उनसे एनालिसिस किया कि उनको क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, किस ग्रुप का चाहिए, अदवायात कौन सी चाहिए। अगर वो चाहते हैं तो हम चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पे उनके अपना जो जहाज़ है, जो उन्होंने यूज़ ही नहीं किया कभी अभी तक, तो उसको हम भेजेंगे, मरीज़ों को यहाँ शिफ्ट करेंगे कुछ ऐसी, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर कैपेसिटी वहाँ कम हो गई है।
अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा ये एक सानिया है। अल्लाह ताला इस मुल्क को, KPK को, तमाम खित्तों को महफूज रखे इस टेररिज़म से। और ये टेररिज़म भी ऐसी वक्त हुआ कि पहली सफ़ में टेररिस्ट ने खड़े होकर नमाजियों को शहीद किया। मैं समझता हूँ वो तो हमसे बहुत बेहतर जगह पे चले गए जो मर गए, वो तो सीधा जन्नत में चले गए। लेकिन जिसने वो काम किया और नमाज को इस्तेमाल किया और मस्जिद को इस्तेमाल किया, मुझे नहीं समझ लग रही कि इससे बड़ी दरिंदगी क्या हो सकती है, कि क्या मिशन था उसका। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई मज़हब होगा कि जिसने बेगुनाह नमाजियों पे ये अटैक किया। तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे और महफूज रखे हमारे बहन भाई बच्चों को। लेकिन जब भी कहीं भी पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं कुछ होगा, चाहे कहीं भी होगा, तो वी विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, सब लोग बहैसियत कौम जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए पेश रहते हैं और इसके लिए यहाँ से मेडिकल टीम भी रवाना की जाएगी। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए, स्पेशली लाहौरियों के लिए? मेरा मैसेज ये होगा कि देखें, हम बहुत माजरत खां हैं क्योंकि हम इस ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, no doubt। और हमारी भी ये ज़िम्मेवारी है, चाहे अल्लाह ताला ने हमें कुछ अब इस मर्तबे पे दिया जिसमें ज़िम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे से एक्सपेक्टेशंस आपकी होनी चाहिए और हैं। मैं उन्हें ये कहूँगा कि प्लीज़ सरकारी हॉस्पिटल्स से आप मायूस नहीं हों। ये आपके पैसों से बने हैं, कोई मेरे पैसों से नहीं बने। इनको हम बेहतर करेंगे, आप इन्हीं से रजू करें। मेरा नंबर मेरे ख्याल सारे पाकिस्तान के पास है, सिटी 42 के पास है। किसी ज़रिए से अगर आपको कोई इशू है, 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के मैं कह ही सकता हूँ, अल्लाह ताला मुझे ये एनर्जी दे, ये इस्तात दे कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। मेरी गुजारिश ये होगी कि खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप खुद अपने बच्चे को, अपने वालिद को अताइयों के पास नहीं ले जाएं, मुस्तनिद डॉक्टर के पास ले जाएं। कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, हर दूसरे इंसान को लाहौर में ब्लड प्रेशर है। 40 साल की उम्र में 27% को शुगर है। ना इसने ज़िंदगी भर ख़त्म होना है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कोई आपको कहता है कि रिक्शे के पढ़ लेते हैं कि ये ख़त्म कर देंगे, क्योर कर देंगे, गलत कह रहे हैं। ये अमेरिका में भी, कि दुनिया में कहीं नहीं क्योर होती, ये कंट्रोल होती है। इसलिए मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, सरकारी डॉक्टर्स के पास जाएं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं। बिलीव मी, आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगी इन अताइयों से। इन अताइयों से हम चाहते हैं कि आप हमारे तावन करें कि इनका किला कुमा करें, और किला कुमा तब होगा जब ये फारग बैठे रहें। बिल्कुल, आप उनके पास जाएंगे और इसके लिए तावन आप लोगों का चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले हैं जिनको सेहत सहूलियात चाहिए। सो प्लीज़ आप भी ताउन कीजिए इन नताइयों का खात्मा करने में। इनके पास मत जाएं, सरकारी अस्पतालों का रुख करें। जहां पर अगर आपको कहीं शिकायत लग रही है तो अपनी शिकायत भी हम तक पहुंचाएं, हम वो इशू इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे और आपका वो मसला हल करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यकीन माने मेरा तो दिल खुश हो गया है जिस तरह की हम चाहते हैं कि हमारे पास हुकूमत हो, जिस तरह के हमारे पास सेटअप हम चाहते हैं, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और इसी जज्बे के साथ आप काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, आज का मौसम बता रही है कोमल, तो उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। नीले नीले अंबर के साथ सूरज की अटकलियाँ जारी हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं और यूँ जो है वो हर तरफ दरख्तों पर जो सब्ज़ा है वो लहराता हुआ नज़र आ रहा है। शहरी भी इस मौसम को एंजॉय कर रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के हवाले से फिलहाल कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जो एक मौसम सरमा की तीसरी बारिशों का सिलसिला शहर लाहौर में दाखिल हुआ था वो कल इख्तिताम पजीर हो गया। सुबह के औकात में हमने देखा कि हर तरफ जो है वो ओस ने अपने डेरे जमा लिए थे और सुबह के औकात में हमने पत्तों पर जो है वो शबनम भी देखी। यूँ जो था वो शहर लाहौर का मंजर बहुत ही खूबसूरत सा महसूस हो रहा था। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो अना मौजूदा जो है वो टेम्परेचर तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज शहर लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आने वाले दिनों में अब मौसम में हम तब्दीलियाँ देखेंगे तो ये तब्दीलियाँ जो है वो शहरियों की सेहत पर काफ़ी असरार डालेंगी। तो लिहाजा शहरी जो है वो मौसम को एंजॉय करें और बदलती हुई तब्दीलियों के साथ जो है वो खुद का रहन सहन, खाने पीने का जो अंदाज़ है, जाहिर सी बात है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी। तो इस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए शहर लाहौर का मौसम एंजॉय करें।
थैंक यू कोमल, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। वंस अगेन आज बर्थडे किसकी है जी? काशिफ की। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब अगला सेगमेंट है जी आज के भाव। हाफिज दिलावर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो बताएंगे आज की रेट लिस्ट क्या है। ओवर टू यू। बिल्कुल, सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और मॉडल बाज़ार में जो सब्जियों की कीमतों में फ़र्क है वो मॉडल बाज़ार में कम है ओपन मार्केट की निस्बत। इस वक्त मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है शहरी बड़ी तादाद में सब्जियों की ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ हैं। सबसे पहले अगर आलू की कीमत की बात की जाए तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 29 रुपये आलू, जबकि मॉडल बाज़ार में 27 रुपये आलू जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ प्याज की कीमत की बात की जाए तो 240 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मॉडल बाज़ार में 235 रुपये प्याज जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर टमाटर की बात की जाए तो 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मॉडल बाज़ार में 57 रुपये टमाटर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की कीमत की बात की जाए तो 430 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मॉडल बाज़ार में 423 रुपये लहसुन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 500 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मॉडल बाज़ार में 493 रुपये अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। खीरे की अगर बात की जाए तो 66 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मॉडल बाज़ार में 60 रुपये खीरा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मॉडल बाज़ार में 77 रुपये बैंगन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर मेथी की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मॉडल बाज़ार में 77 रुपये मेथी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मॉडल बाजार में 77 रुपये शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त की जा रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें सब्जियों के रेट बता दिए, मीट रेट्स मैंने अपने नाज़रीन को बताने हैं। तो सबसे पहले जी होलसेल का रेट आज का क्या है जी? 336 रुपये किलो में आप ख़रीदारी कर सकेंगे, ये आपको हम होलसेल का रेट बता रहे हैं। इसके बाद जी अगर आप जाएंगे मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए तो रिटेल प्राइस के मुताबिक आपको मिलेगा 516 रुपये में। अच्छा खासा इजाफा हो गया जी। अब इसके बाद आ जाए जी एग रेट्स क्या हैं। सबसे पहले जी रिटेल प्राइस के मुताबिक आप ख़रीदारी कर सकेंगे 297 यानी 300 रुपये में ही, ऑलमोस्ट 297 रुपये रेट है। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपये आप बचा सकते हैं और 295 295 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद 296 रुपये रेट है आपके करीबी सुपर स्टोर्स जितने भी हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको 296 रुपये में दर्जन में अंडे मिल सकेंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलना है। नेक्स्ट सेगमेंट टुडेज हेल्थ टिप। अच्छा जी, तो आज के लिए हमारे पास जो चीज़ है जिसके फ़वाइद हम आपको बताने वाले हैं। हम लौंग का इस्तेमाल शुगर को आपके कंट्रोल करता है। सर्दियों की इसको सौगात भी कहा जा सकता है। कुव्वत मुदाफ़त में इजाफे का सबब बनता है और वो लोग जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे आपका वेट मेंटेन करने में भी मदद मिलेगी। स्टमक से रिलेटेड जितने इशू हैं वो भी कम होंगे। और इसके अलावा जी जोड़ आपके मजबूत होंगे। जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन रहता है, प्रॉब्लम रहता है, सेहतमंद बाल जो हैं वो भी आपके इससे यकीनी हो सकते हैं। हम लोग का इस्तेमाल अगर आप लोग करेंगे, कहने को देखें आप एक छोटा सा आप कह सकते हैं ड्राई फ्रूट है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें कितनी खासियत रखी है। आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को भी चमकदार बनाता है। सो आप इसका इस्तेमाल करें। में नहीं तो आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं और हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब बढ़ना है अगले सेगमेंट की तरफ। आपको बताना है माल का हाल। डॉलर का रेट क्या है, दीगर करेंसी के रेट क्या है, लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। कल आपसे मुलाकात होनी है। सजेशंस अपनी हम तक पहुंचाएं, अपने पिक्चर्स हम तक पहुंचाएं। कल के प्रोग्राम में हम आपके पिक्चर्स को शामिल करेंगे जिनकी बर्थडे है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।